हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। प्रीवियस वीडियोस को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 का मामला है, भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मामले ने मौलिक अधिकार और संसद के संशोधन शक्ति के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया। तो आपको ध्यान में रखना है, इसने क्या करा, मौलिक अधिकारों और संसद के संशोधन की शक्ति के बीच संबंध को बताया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि गोलकनाथ परिवार के पास जो ज़मीन थी, काफ़ी सारी ज़मीन थी पंजाब राज्य के जालंधर ज़िले में। लगभग 500 एकड़ की ज़मीन इनके पास थी। फिर जब 1953 के अंदर पंजाब राज्य पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट लागू करता है, तब इसके अंदर भूमि की सीमा को मतलब एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाती है और बाकी जो कि ज़मीनों को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाता है। तो यानी कि बोला गया कि गोलकनाथ परिवार के पास 500 एकड़ जो ज़मीन है, उसमें से सिर्फ केवल वो 30 एकड़ ज़मीन को ही वो अपने पास रख सकते हैं, बाकी उनको भूमिहीन किसानों में बांटना होगा। तो गोलकनाथ फैमिली को 30 एकड़ ज़मीन रखने के लिए बोला गया और बाकी 500 में से सारी ज़मीनें भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए कह दिया गया। तो अब गोलकनाथ परिवार इतनी ज़्यादा भूमि तो देगा नहीं गवर्नमेंट को, या किसी को देना नहीं चाहेगा, तो इसके लिए उन्होंने बाद में केस भी करा। इसके बाद 1956 में पंजाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलाइड होल्डिंग्स एक्ट भी लागू किया गया, जिसने भूमि अधिग्रहण के नियमों को भी सख्त बना दिया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक तो पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट और 1956 में आता है पंजाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलाइड होल्डिंग्स एक्ट। अब इसने क्या करा, भूमि अधिग्रहण के नियमों को और भी सख्त बना दिया। तो गोलकनाथ परिवार ने इन अधिनियमों को चुनौती दी। अब कैसे चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो गोलकनाथ परिवार ने बोला ऐसे हम ज़मीन देंगे नहीं, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने खासकर अनुच्छेद 19(1)(f जो कि संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार देता है, के तहत इसका उल्लंघन करा गवर्नमेंट के फैसले का। पहले 1978 में 31वां जो अनुच्छेद था, उसके तहत संपत्ति का अधिकार दे रखा था। तब आता है 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद से संपत्ति का अधिकार बन जाता है कानून 301 के तहत, जो कि बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में था, और 19(1)(f के तहत संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। इसके अंदर संपत्ति का अधिग्रहण का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था। तो उन्होंने दावा किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो संसद है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, उसको संशोधित नहीं कर सकती, और इस प्रकार ये अधिनियम असंवैधानिक है। तो ये बात कही गोलकनाथ परिवार ने। फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों को, 11 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठाते हैं, उनके सामने ये बातें चलती हैं। 11 जज इस मामले के बारे में बात करते हैं और ये मामला था कि क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है। तो इसके अंदर जो इस केस था, ये वाला केस, इसके अंदर ये देखा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है।
तो निर्णय में देखते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि 6-5 के तहत बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं देता। न्यायालय ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है, संसद उन्हें बदल नहीं सकती। यदि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान सभा का पुनर्गठन आवश्यक होगा। यानी कि कुल मिला के 11 में से 6 जजों ने तो बोला कि संसद संशोधन नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, और 5 ने बोला कर सकती है। तो ये फैसला आता है गोलकनाथ परिवार के हाथ में, उनके यानी कि जीत देखी जा रही है यहाँ पर। इस निर्णय का प्रभाव क्या पड़ता है देखते हैं। गोलकनाथ मामले के इस फैसले का प्रभाव भारतीय राजनीति और संविधान के विकास पर गहरा पड़ता है। यह फैसला मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम था, लेकिन इसने संसद के संशोधन शक्ति को भी गंभीर रूप से सीमित कर दिया। यानी कि उनको तो मिल गया फैसला, और सही बात है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है, और इससे ये भी साबित होता है कि संसद के संशोधन करने की जो शक्ति है बहुत गंभीर रूप से सीमित कर दी गई, यानी कि लिमिटेड कर दी गई। लेकिन इस फैसले के बाद संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, यानी कि उन्होंने पास करा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। बाद में आता है 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसके तहत संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति आ जाती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो उस समय में तो फैसला लिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद, पर बाद में फैसला आता है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला तो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो गोलकनाथ मामले में दिए गए फैसले को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में चुनौती दी गई। बाद में इस फैसले में भी चुनौती दी गई थी गोलकनाथ मामले को। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की। इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आई बटन में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बताया गया था केशवानंद भारती केस के अंदर कि सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना का सिद्धांत पेश करता है, जिसके अंदर मूल संरचना को नहीं छेड़ा जा सकता है, जिसमें कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो मिल गई उसको, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी कि गोलकनाथ मामले में आपने पहले पढ़ा कि पहले तो सामने आता है फैसला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, फिर बाद में संसद क्या करती है, 24वां संविधान संशोधन 1971 लाती है, जिसके तहत बोला गया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इस फैसले को फिर केशवानंद भारती केस में उठाया जाता है। इसमें बताया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकती है। इसका जो निष्कर्ष है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मौलिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को उजागर किया, जैसे हमने पढ़ा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को उजागर किया और संसद की शक्ति को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया कि ऐसा नहीं कि संसद के पास बहुत सारी शक्ति है, कुछ भी कर सकती है संसद, उसकी शक्ति को लिमिटेड दिखाया इसके अंदर। हालांकि बाद में इसे केशवानंद भारती मामले के माध्यम से संतुलित किया गया, जिसने भारतीय लोकतंत्र में संविधान की स्थिरता और लचीलापन दोनों की पुष्टि की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि गोलकनाथ मामले में क्या आता है, पहले तो कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती संसद विद 24वां संविधान संशोधन 1971 लाती है, जिसके तहत बताया जाता है कि संविधान के किसी भी पार्ट में या मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है संसद, या हो सकता है संशोधन। बाद में आता है
केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर बात की जाती है कि संविधान के किसी भाग में भी संशोधन हो तो सकता है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, पर संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा ना जाए, तब इसमें संशोधन हो सकता है। तो ये वीडियो थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में। और आप किसी भी क्लासेस के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करके देखें, या लॉ के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.johnacademy.com पर। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।